चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस इसी पर होंगी और फिर फाइनली हमारा एमएल स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टैटिस्टिक्स वैसे तो बहुत बड़ी फील्ड है और मतलब इससे पूरे कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बल्कि अगर कोई बंदा चाहे तो पूरा अपना करियर भी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे बना सकता है। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स वगैरह के साथ मिलके क्या होती है, पूरी डिग्रीज होती हैं ये, ठीक है। तो खैर हम सिर्फ इतनी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जितनी हमें हेल्पफुल होगी मशीन लर्निंग के हिसाब से, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर इसका काफ़ी रोल होता है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब हर चीज़ कवर नहीं करेंगे, जो मेन जो टॉपिक्स हैं उसी को हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, अब क्या होती है स्टैटिस्टिक्स, ये डेफिनेशन लिखी है बहुत बड़ी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट पूरा शेयर कर दूँगा। मैं इसको ना बस मतलब समराइज़ करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अगर हम बात करें तो मैथ की एक ब्रांच है, ठीक है। मैथ की क्या है, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं किसको, डेटा को, एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बस सिंपल ये 4 चीज़ें याद रखें। डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं डेटा को, और फिर उसको उससे इंसाइट्स निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझें कि क्या बोलें, जैसा आपको आइडिया है कि क्या बोलते हैं उसको, मर्दमशुमारी होती है ना, सेंसस, मर्दमशुमारी, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, उस मर्दमशुमारी के अंदर, सेंसस के अंदर के काउंट किया जाता है लोगों को। ऐसी है ना, जितने भी किसी भी पर्टिकुलर एरिया, सिटी या किसी भी कंट्री के अंदर होते हैं, टोटल उन लोगों को काउंट किया जाता है। अब क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, प्रॉपर टीम्स होती हैं, वो घर घर जाके CNIC के बिहाफ पर या बेफाम के बिहाफ पे या ऐसी वर्बली क्या करती हैं, जाके मालूम करती हैं भाई आपके घर में कितने अफराद हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं, हर फैमिली में कितने अफराद हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपका डेटा कलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, डेटा कलेक्शन का क्या एक प्रोसेस है। अच्छा, फिर क्या होगा, उसको एनालाइज़ किया जाएगा कि भाई ये डेटा जो है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर लेट से आज की पॉपुलेशन कुछ है और कल की पॉपुलेशन, मतलब नेक्स्ट टाइम जब सेंसस किया जाता है तो पता चलता है कि पॉपुलेशन कम हो गई, ठीक है। तो एनालाइज़ किया जाएगा कि अगर कम हो रही है तो वाकई में कुछ इस तरह के एविडेंसेस मौजूद हैं कि कम हो पॉपुलेशन, वैसे तो बढ़ती है, लेकिन हो सकता है जैसे कोरोना वाले सिनेरियो हम कंसिडर कर लें, ठीक है, कोरोना के अंदर हो सकता है कि पॉपुलेशन कम हो गई हो, मतलब ये समझें, लेकिन लेट से अगर 4 करोड़ थी कोरोना से पहले, तो हो सकता है कि उसको अगले साल, मतलब अगली मरतबा जब सेंसस होंगे तो बढ़ के लेट से 5 करोड़ हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 करोड़ नहीं हो रही, वो लेट से 4 करोड़ 20 लाख हो गई, 4 करोड़ 30 लाख हो गई, इस तरीके से पॉपुलेशन टोटल आ रही है। तो जिस तरह बढ़नी चाहिए थी उस तरह नहीं बढ़ी। तो बिल्कुल हम यहाँ पे एनालाइज करके डेटा को बता सकते हैं कि हाँ भाई ये जो डेटा है ना, ये डेटा शो कर रहा है कि एक सेंसस हुआ था कोरोना से पहले और एक सेंसस हुआ कोरोना के बाद, तो पॉसिबिलिटी है कि कोरोना के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो गई हैं, सही है। तो डेटा को क्या करना है, एनालाइज़ करना है कलेक्ट करने के बाद। अब वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, फिर क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है कि भाई ये हमने जो ना मतलब कलेक्ट किया डेटा को, तो उसके ये इंटरप्रिटेशन निकली या उसके ये रिजल्ट्स आए, ठीक है। अब लेट से आपने पिछले 5 से 10 साल की जो सेंसस हुई है ना, उसका आपने डेटा उठा के रख लिया, अब आपको पता चलेगा लेट से 2010 के अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी, 2012 के अंदर लेट से दोबारा हुई तो पॉपुलेशन उससे बढ़ के कुछ और हो गई, ठीक है। लेट से 20 लाख का इंक्रीमेंट आया, 20 लाख का या 2 मिलियन का इंक्रीमेंट आ गया, फिर दोबारा से 2 साल के बाद ही 2014 के अंदर तो दोबारा से 2 लाख का इंक्रीमेंट आ गया, 2 मिलियंस का इंक्रीमेंट आ गया। तो अब आप क्या बता सकते हैं, अगर लेट से इंक्रीमेंट कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये जो पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वो 2-2 साल के अंदर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, हर 2 साल के अंदर सिर्फ 20 लाख आबादी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान के लेट से बात करते हैं, तो क्या होगा, आप बता सकते हैं कि भाई लेट से 2028 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ये कर सकते हैं ना हम इसको, अगर हमारा चेंज कांस्टेंट आ रहा है। इसकी अच्छी एग्जांपल क्या है कि भाई लेट से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, ठीक है। लेट से अब आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका इंक्रीमेंट लगता है टोटल साल का 30,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 30,000 आपका अगले साल अगर आप काम करेंगे उसी फील्ड में तो आपको 30,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, सही है। अच्छा, फिर आपके 2 साल हो गए, अब क्या होगा, लेट से फिर आपके पास अब 40,000 बढ़ गए, मतलब
क्या होगा 10,000 का इंक्रीमेंट होगा फर्दर, समझिए। पहले साल कितना हुआ 30,000 का हुआ, अगले साल मतलब 10 एक्स्ट्रा हुआ तो मतलब 40,000 का आपका टोटल इंक्रीमेंट होना होगा। फिर जब चौथा साल आया तो आपके पास 40,000 प्लस 10 करें तो कितना 50,000 का अगले साल इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगले तीसरे साल में जब आप काम कर रहे होंगे उसी फील्ड में तो आपका उस साल का जो इंक्रीमेंट होगा 50,000 का होगा, पूरे साल का इंक्रीमेंट सपोज करें। तो एक कांस्टेंट रेट से जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना तो आप बैठ के प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि अच्छा भाई ये अगर मैं निकालूँ अगले 10 साल के बाद मेरी सैलरी क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही होता है जैसे गवर्नमेंट का बजट आता है तो क्या होता है उसके अंदर एक फिक्स परसेंटेज बढ़ती है, ठीक है। आई थिंक 7% से 11% तक का मार्जिन होता है शायद कि इस रेंज में बढ़ानी है। तो आप अभी अपने बैठे बैठे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आइडिया लगा सकते हैं कि यार अगर 10 साल तक मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ तो 10 साल के बाद मेरी इतनी सैलरी होगी, इतने इंक्रीमेंट लगेंगे, बजट आने पे जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो बढ़ के इतनी सैलरी उठा रहा हूँ उस टाइम पे। ऐसा कर सकते हैं ना। तो बेसिकली यही चीज़ आपकी क्या है, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी भी डेटा को। तो एक सैलरी की एग्जाम्पल है लेकिन इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट से किसी कंपनी की आपने बात करी, कंपनी में आपने डेटा कलेक्ट किया कि भाई वो कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, हर साल का आपने लेट से रेवेन्यू निकाल लिया और आपको पता चल रहा है कि कंपनी जो है हर साल कुछ ना कुछ परसेंट गेन कर रही है, ठीक है। कभी 1% होता है, कभी 2% होता है, कभी 2.5%, कभी 1.5%, लेकिन गेन कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसका एक एवरेज निकाल लेंगे कि भाई पहले साल उसने 1% गेन किया, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर उसने 2% गेन किया, तीसरे साल के अंदर उसने 2.5% गेन किया। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को सम करके एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद आप बताएंगे कि यार अब अगर 10 साल कंपनी हम ये कंसिडर करें इस रेट के साथ ग्रो करेगी, इतना परसेंट गेन करती रहेगी हर आने वाले साल के अंदर, तो 10 साल के बाद टोटल कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही होगी या रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप हर चीज़ को कलेक्ट करेंगे, पहले डेटा को, फिर क्या करेंगे उसको एनालाइज करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट जैसे अगर आप चले जाएँ वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट, तो आप क्या कर सकते हैं उसकी डिफरेंट ग्राफ्स बना के या डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं स्टेट्स शो कर सकते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पे लिखें पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो लेट से ये एक वेबसाइट आ रही है। अब इन्होंने अगर यहाँ पे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जिक्र किया तो मैं भी कि इन्होंने कुछ ग्राफ्स का यूज़ किया हुआ या एटलीस्ट टेबल का यूज़ किया हुआ है, देख रहे हैं। तो ये क्या आपका ये प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका ग्राफ बन के आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलना, ये डेटा आपका प्रेजेंट हो रहा है एक तरीके से। तो क्या पता चल रहा है भाई 1960 से जो स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ठीक है, ये बढ़ के कहाँ तक आ गई है, काफ़ी हाई वैल्यू हो गई है, सही है। और अगर इसको एक्सटेंड करें तो हम क्या कर सकते हैं, फर्दर आगे आने वाली वैल्यू को भी मतलब आगे आने वाले ईयर्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, इस पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मतलब है प्रेजेंट डेटा का, आपने उसको ग्राफ बनाना है और उसको फिर आपने डेटा को शो करवाना है, ठीक है। यहाँ तक तो पढ़े ज़रा एक मतलब सब पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ग्राफ को पढ़ें, पहला ग्राफ को। सही पढ़ा। तो अभी हम इस पर कुछ टूल्स देखेंगे, जो इसमें लिखा हुआ है ना कि इट प्रोवाइड टूल्स एंड मेथड्स टू अंडरस्टैंड। अभी हम इसको देखेंगे आगे जाके इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं चीज़ों को हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, इन 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स सिर्फ आपकी मैथमेटिकल मतलब सिर्फ मैथ के हिसाब से नहीं है, मतलब आपकी ये हर फील्ड में अप्लाई होती है, भले ही कोई आपका बिजनेस रिलेटेड काम हो, इकोनॉमिक्स हो या सोशल साइंसेस हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं हर फील्ड के अंदर स्टेटिस्टिक्स को, ठीक है। पढ़ते आगे जाके और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस ये समझें कि 4 चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इन 4 मकसद के लिए हमारी स्टेटिस्टिक्स यूज़ होती है। अच्छा, अब अगर बात करें तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स 2 टाइप्स की होती है, सही है। पहले कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है
इसमें होता है हमारे पास कलेक्शन, ऑर्गेनाइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना और प्रेजेंट करना डेटा को। मैं बता दूं क्या मतलब है। देखें, होता क्या है कि अगर हमारे पास कुछ डेटा पहले से मौजूद है, मतलब लेट से अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें, ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी जितने पाकिस्तान को साल हो गए बने हुए, मतलब जितनी पाकिस्तान की एज हो गई है उतनी हमें उसके हिसाब से जीडीपी की वैल्यू मिल जाएगी, भाई किस ईयर में उसका जीडीपी की क्या वैल्यू रही। ठीक है, जीडीपी बेसिकली जो है ना बताता है कि किसी भी कंट्री ने कितनी ग्रोथ करी है। एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है कंपनी की किसी भी कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, आई थिंक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जिस तरह गिलाता है या कुछ होता होगा इस तरीके से। हेल्थ तो अगर हम किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझ रहे हैं, उसको उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारी किस स्टैटिस्टिक्स में आती है? ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है वाली बात। सही है, सिंपल दोबारा से कि अगर हमारे पास डेटा मौजूद है, ठीक है, डेटा मौजूद है और हम क्या कर रहे हैं उस डेटा के अंदर क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, क्या किसी भी चीज़ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली क्या कहलाएगी? हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। अब लेट से जिसमें आपकी पॉपुलेशन की बात करी, या अगर हम बात करें जो एक डाउनफॉल आया पूरे वर्ल्ड वाइड, वो कोरोना के टाइम पर आया था। कोरोना के टाइम पर बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए और बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट भी हुए कोरोना के टाइम पे। जैसे अगर याद हो आप लोगों को, तो कोरोना के टाइम से पहले ऑनलाइन का इतना सिस्टम नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन जिस तरह कोरोना आया तो कोरोना के अंदर फिर यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस, स्कूल की क्लासेस बहुत ज़्यादा ये आम हो गई। ठीक है, ऑनलाइन हुआ करती थी सारी। ठीक है, लेकिन उससे पहले तो लैपटॉप का और ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इतना कोई इसमें बूम नहीं था। लेकिन जैसे ही कोरोना आया, अब ये मार्केट क्या हुई आपकी चल पड़ी। लेकिन वहाँ पे जब कोरोना का टाइम आया तो कोरोना के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज़ ने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया इसी वजह से। ठीक है, या उनकी ग्रोथ कम हो गई किस लिहाज से कि भाई वो दो या तीन दिन बुलाते थे ऑल्टरनेट डेज। क्या अगर कोई मंडे को आ रहा है तो ट्यूसडे को घर से काम करेगा, फिर क्या करेगा वो वेडनेसडे को आएगा। सही है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हमारे पास। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग डेटा पर काम करके उसके अंदर छुपी हुई इनसाइट्स निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। सही है, लेकिन अगर आप उसी डेटा को यूज़ करके आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसी डेटा को यूज़ करके, तो आपकी क्या कहलाएगी? वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, काम गई ये रही इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल मतलब होता है इन्फर मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, आगे आने वाली फ्यूचर में आने वाली चीज़ को प्रेडिक्ट करना। तो पढ़ें क्या लिखा हुआ? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद मेकिंग कंक्लूजन्स एंड प्रेडिक्शंस अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल। ये पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट नीचे आ रहा बता दूँगा आपको। फिलहाल के लिए बस ये समझें, सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोई बोले क्या होता है, आप बता देंगे भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसी एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर जो आपकी इंसाइट्स हैं आप उसको निकाल रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। और इन्फरेंशियल में क्या होता है कि आप उसी डेटा को यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। सही है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी का आपके पास रेवेन्यू या प्रॉफिट का डेटा मौजूद है पिछले 10 साल का, 20 साल का। अब आपसे बोला गया कि इस पर एनालिसिस परफॉर्म करो, बताओ कि अगर हम इसी हिसाब से जिस तरह कंपनी बिजनेस करिए, कोई भी कंपनी जिस तरह से बिजनेस करिए, अगर वो इसी तरह से कंपनी बिजनेस करती रही तो अगले 10 साल में कहाँ खड़ी होगी वो कंपनी। ऐसा होता है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वाला काम करवा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वो आप क्या बोलेंगे? वो आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर से आपको मिलेंगे वो वाली चीज़। ये समझ आ रही है? अब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, उसकी बहुत सारी ब्रांच हैं, ठीक है, लेट से हर साल उसकी एक अच्छी ब्रांच खुलती है। ठीक है, हर महीने कंसिडर कर लें, जस्ट इमेजिन करें हर महीने क्या करता है वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हमारे जो स्कूल्स हैं ना, एक तो बीगन हाउस हो गया, इसके अलावा हैप्पी पैलेस नाम सुना हुआ है, बड़े फेमस स्कूल्स हैं, सिटी स्कूल हो गया। तो मतलब समझ लें कि इन लोगों ने इतना बिजनेस जनरेट कर लिया, इतना मतलब पैसा कमा लिया कि अगर ये लोग चाहें तो हर महीने कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांच खोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कर लें, अगर हर महीने तो कम से कम एटलीस्ट हर क्वार्टर में या हर बाई ईयरली के अंदर, मतलब 6-6 महीने के अंदर एक प्रॉपर अच्छी जगह पे अपनी ब्रांच, ये कैंपसेस खोल सकते हैं।
ठीक है, चलें यही कंसिडर कर लें कि 6 महीने के अंदर वो कंपनी या स्कूल जो है ना एक कैंपस खोल लेता अपना किसी भी जगह पर, अच्छा खासा बड़ा कैंपस होता है। ठीक है, तो अब समझे बात को। लेट से अभी हमारे कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, ऐसे ही है। तो इमेजिन करें कि पिछले जून के एंड तक, मतलब अभी जो पिछला महीना गुजरा इसके एंड तक एक एक्स स्कूल है, कोई भी एक स्कूल है, और उसके पास 10 कैंपस हो गए। लास्ट जून के महीने में कितने कैंपस हो गए? 10 कैंपस हो गए। अब अगर मैं आपको बोलूँ, मुझे बताओ कि अगर हम 3 साल का एस्टिमेट लगाएं कि अगले 3 साल के अंदर इसकी और कितनी ब्रांच या और कैंपसेस खुल जाएंगे, तो अगर आप इसको कांस्टेंट माने कि भाई हर 6 महीने उसका एक कैंपस खुल जाता है, हिस्ट्री से आपने देखा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे। आप ऐसे ही होगा, प्रेडिक्ट करेंगे। तो आप क्या बताएंगे मुझे, अगले 3 साल में कितने खुलेंगे? 6 और खुलेंगे। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक साल में 2 कैंपस खुलते हैं। 6 महीने में तो 1 खुलता है, तो साल में कितने हो गए? 2 कैंपस खुल रहे हैं। तो 3 साल में कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, और अभी कितने उसको ऑलरेडी 10 हैं। तो आप बोलेंगे 3 साल की अगर बात करें तो लगभग के तकरीबन 16 कैंपसेस के तकरीबन हो जाएंगे। ठीक है, कब तक? अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो आप बोलेंगे अभी तो 26 चल रहा है ना, 27, 28, 29 की जून तक, मतलब 2029 की जून महीने की एंड तक उसके तकरीबन 16 कैंपसेस हो चुके होंगे। समझ रहे बात को? प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये जो प्रेडिक्शन वाली चीज़ है ना आपकी, ये बेसिकली आपकी किस में आती है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। समझ आ रही है बात को? तो सेम वही सैलरी वाला हिसाब है। सैलरी की आपको एग्जांपल दिए मैंने, आप सैलरी को भी क्या कर सकते हैं? इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो खुलासा क्या है कि भाई किसी भी चीज़ को अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी किस में आएगी? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक अली क्लियर है? चलें नेक्स्ट, पॉपुलेशन और सैंपल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन और सैंपल। जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ये बहुत 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 ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है कि आप पॉपुलेशन और सैंपल को समझें। पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन refers to the entire group of individuals or objects that we are interested in studying. It is the complete set of observations that we want to make inferences about. For example, the population might be all the students in a particular school of all the cars or all the cars in a particular city. अब देखिए मैं बताता हूँ क्या मतलब है। आप इमेजिन करें इसको इस तरह से, कहानी की तरह समझें। लेट से आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और आपको बोला गया कि एक सर्वे हमें करना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे लेट से आपको एक बोला गया एक सर्वे करना है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सही है, जितनी पाकिस्तान के लोग हैं उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताएं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेट से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने हमारी जो हाइट है ना उसका एवरेज निकालना है, हाइट का एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबकी हाइट ले लेंगे और उसको एग्जैक्टली सबको सम करेंगे, हाइट को डिवाइड कर देंगे। हम लोग 6 हैं यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। सही है, ये आपका एवरेज आ जाएगा। अब इमेजिन करें आपने ये काम पूरे पाकिस्तान के बारी के लिए करना है। ठीक है, आपने हर एक बंदे से उसकी सैलरी मालूम करनी है, जितनी भी हो वो, और फिर आपने क्या करना है? उसको जाकर जो टोटल आबादी बनती है उससे डिवाइड कर देना है। सही है, अब मुझे बताएं कि काम कैसा आसान है, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है भाई। कहाँ जाएंगे? अगर आप लोग जैसे घूमते फिरते तो पता चलेगा भाई पत्नी कहाँ लोग आबाद हैं। ठीक है, जंगलों में, कच्ची आबादियों में खेमे लगा के छोटे छोटे घरों के अंदर कितने, मतलब कहाँ भागेंगे? बिल्कुल, मतलब कितने लोगों से हम जाके मिलेंगे। और अगर इसमें लग गया तो फिर ये कुछ लिमिटेड लोगों का काम नहीं है, मतलब ये इतना आराम से नहीं हो सकता ये। सही है, जो खाली गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या फिर सब पूरी पॉपुलेशन, मजदूर भी आएंगे, सब कमाने वाले भी आएंगे, सब। ठीक है, तो एक मतलब मुश्किल वाला काम है ना ये। अब समझे बात को। तो पॉपुलेशन में आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पॉपुलेशन समझे बात को कि जब भी हमें कोई काम करना होता है ना किसी भी लिहाज से, तो हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, पाकिस्तान के लोगों की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। लेट से ये टास्क आ रहा। तो अब समझें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं, मतलब डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के भी हैं। ठीक है, डिफरेंट सैलरी उठाने वाले हैं, मतलब कोई लोअर क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल से, कोई अपर मिडिल से, कोई रिचेस्ट है, कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलने के क्या बोलेंगे उसको,
एलीट, हाँ एलीट या हाई क्लास, ठीक है, अपर क्लास में बिलोंग करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर आपके पास बहुत सारी टाइप्स के लोग मौजूद हैं, ये समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि उनके अंदर हो सकता है कि कुछ सैलरीज वाले हों और कुछ क्या हो बिजनेसमैन हो, ठीक है, कुछ मेल्स हों कुछ फीमेल्स हो, लाजमी थोड़ी पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ मेल ही कमाते हैं, फीमेल्स भी तो हो सकती हैं। अच्छा, मेल फीमेल को चलो छोड़ें, ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, मेल फीमेल को अगर हम छोड़ें तो बच्चों की भी तो हो सकती है भाई, बच्चे भी तो मतलब छोटी एज के जो लड़के हैं या लड़कियां वो भी तो काम कर रही हैं, ठीक है, कंपनीज में जा रही हैं, मजबूरी है उनकी, ठीक है, या कुछ टीचिंग कर रहे हैं लोग, या मतलब मजदूर तबका है, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो समझा आप एक बात को कि पॉपुलेशन के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स मौजूद हैं, ठीक है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मतलब बेइंतहा किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि अगर आप कोई इस तरह की क्या बोलेंगे एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं या इस तरह का कोई स्टेप लेने जा रहे हैं जिसमें आपके पास पॉपुलेशन को कंसिडर करना नामुमकिन हो, तो आप उसका सैंपल बना रहे हैं। क्या करना है, उसका सैंपल बना रहे हैं। बता दूँ सैंपल का मतलब क्या है, पहले पॉपुलेशन क्लियर हुआ थोड़ा सा कि पॉपुलेशन जब भी हम बात कर रहे होंगे तो हम बिल्कुल उस तरह से बात कर रहे हैं कि उसके अंदर हर ग्रुप मौजूद है, मतलब उस चीज़ के अंदर हर किस्म का ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो अब ये होगी आपकी पॉपुलेशन। सैंपल में क्या होगा, सैंपल बेसिकली ये होगा कि आपने ना क्या करना है, पॉपुलेशन वाले डेटा को एनालाइज करना है। लेट से पॉपुलेशन वाले डेटा को आपने एनालाइज किया और आपको पता चला, अभी निकाला नहीं है कुछ, अभी आप घर घर जाके आपने सैलरी मालूम नहीं करी है उनकी, ठीक है, बस आपने क्या किया, आपने कंसिडर कर लिया कि भाई मेरे पास ये पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रुप्स हैं ना, कौन कौन से ग्रुप्स हैं। एक तो लेट से एलीट क्लास हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया उसके अंदर अपर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया, लोअर क्लास हो गया, फिर उससे भी नीचे का तबका मौजूद है, ठीक है, जो बेचारे महीने के बहुत कम कमा रहे होते हैं, सही है। तो आपने इन ग्रुप्स को कंसिडर किया। अच्छा, ये तो एक समझ लें एंगल है देखने का, एक जाविया देखने का। अगर हम बात करें दूसरे जाविये से तो हम इसको एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट भी होंगे, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक ग्रुप गवर्नमेंट का होगा और एक ग्रुप नॉन गवर्नमेंट का होगा, तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स को निकाला और इन डिफरेंट ग्रुप्स को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सैंपल बनाएंगे। अब लेट से पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ है, हम क्या बोलेंगे, हम 26 करोड़ से आगे सैलरी मालूम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 26 करोड़ के बजाय हम लेट से 50,000 लोगों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। 26 करोड़ के बजाय सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे, 50,000 लोगों को कंसिडर करेंगे। लेकिन 50,000 लोग जो हम कंसिडर कर रहे हैं ना, उन लोगों के अंदर आपके पास जो पॉपुलेशन के डिफरेंट ग्रुप्स है वो सब के सब यहाँ आने चाहिए। मतलब जो जिन 50,000 लोगों से हम जाके सैलरी मालूम करने वाले हैं ना, हमारे पास उनके अंदर एलीट क्लास भी मौजूद होनी चाहिए, अपर मिडिल लोअर, ठीक है, और फिर बहुत ही ज़्यादा जो मतलब निचला तबका है जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उन लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। फिर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, मेल फीमेल होने चाहिए, ठीक है, एज्ड होने चाहिए, और छोटी उम्र के बच्चे या लड़कियां भी हो सकती हैं उसके अंदर, समझ रहे हैं। तो बस पॉइंट समझाने का क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर जितने ग्रुप्स बन सकते हैं हम उतने ग्रुप्स को पहले निकालेंगे बैठ के, और वो सारे के सारे ग्रुप्स हमारे उस सैंपल के अंदर छोटे डेटा के अंदर मौजूद होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उतने कम लोगों से जाकर उनकी सैलरी मालूम करें। अगर उसका जब हम एवरेज निकाल लेंगे ना, तो हम बोलेंगे भाई ये पूरे पाकिस्तान की एवरेज का पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन की एवरेज सैलरी है। समझ आ रही है नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम 26 करोड़ लोगों से पूछने के बजाय सिर्फ 50,000 लोगों पे काम करेंगे। लेकिन 50,000 लोगों की शर्त क्या है, किस तरह के होंगे वो, कि उसके अंदर हर किस्म के ग्रुप्स मौजूद होने चाहिए। या आपका क्या होता है, आपका सैंपल होता है, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, पॉपुलेशन में क्या लिखा था कि पॉपुलेशन माइट बी ऑल स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल। अब इमेजिन करें कि लेट से सिटी स्कूल की बात करते हैं, सिटी स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, भले ही वो फिजिकल जाके क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या वैकेशन पे गए हुए हैं लेट से, या एडमिशन के लिए आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सब क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। और इसका सैंपल क्या होगा, सैंपल ये होगा कि मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई लेट से सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो अभी वेकेशन पे गए हैं, लेट से स्कूल चल रहा है लेकिन उन्होंने कुछ छुट्टियाँ ली हुई हैं किसी भी वजह से, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, आपका एक सैंपल हो सकता है किसका, पूरी पॉपुलेशन का। समझ रहे हो मेरी बात को। सेकंड बात क्या लिखी हुई है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑल द कार्ड्स इन अ पर्टिकुलर सिटी, कि अगर आप हर
जैसे कराची की बात करें, कराची के अंदर जितनी भी कार्स हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं, हमारा एक वो पॉपुलेशन है। किस तरह का डेटा है? पॉपुलेशन डेटा है वो। लेकिन अगर उसका हम सैंपल निकालना चाहते हैं, हम क्या बोलेंगे, भाई जितनी भी कार्स हैं ना, उन सब की कैटेगरी बना लो। लेट से कुछ चाइनीज़ गाड़ियाँ होंगी, कुछ जापानीज़ होंगी, कुछ मतलब अदर कंट्रीज़ की होंगी, इस तरह की डिफरेंट कोरियन है तो कोई कुछ है। हमने क्या किया, उन तमाम व्हीकल्स का, उन तमाम कार्स का एक ग्रुप बना लिया और फिर हम उस ग्रुप को क्या करेंगे, उस ग्रुप की एक या दो गाड़ियों को कंसिडर करके हम अपनी एनालिसिस परफॉर्म करवा सकते हैं। सही है, तो पढ़ें ज़रा, इसको पढ़ें पूरा, पॉपुलेशन और सैंपल को पढ़ें क्या लिखा हुआ है, और ये एग्जाम्पल भी पढ़ें। हाँ भाई, पढ़ा इसको। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक मरतबा कि अ सैंपल ऑन दी अदर हैंड इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। सबसेट होता है, ठीक है, सबसेट जैसा आपने पढ़ा था, हमने इसको सेट से पढ़ा था। एक सेट होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। तो मतलब एक छोटा सा सैंपल हम निकाल लेते हैं, या कुछ पॉपुलेशन का हिस्सा निकाल लेते हैं हम, और वो क्या कहलाता है, हमारा सैंपल कहलाता है। और वो क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट वी सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन टू स्टडी। अब वो कुछ भी हो सकता है पॉपुलेशन का जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। सही है, क्या लिखा, वी माइट रेंडमली सेलेक्ट 100 स्टूडेंट्स। अब जैसे अगर स्कूल की बात करें, जैसे नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। अगर हम कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ को कंसिडर करें, वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम उन एम्प्लॉयज़ की बात करें जो ऑनलाइन कर रहे हैं काम, ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन काम करते हैं, वो कंपनी नहीं जाते, तो ये क्या कहला सकते हैं, ये सैंपल कहला सकते हैं मेरा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, सिर्फ मैनेजमेंट लेवल के लोग, वो भी सैंपल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम जूनियर लेवल की बात करें तो वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी सैंपल ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसका। ऑल क्रिकेट फैंस जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं वो सबके सब क्या है, वो पॉपुलेशन है। लेकिन फैंस हु वर प्रेजेंट इन द स्टेडियम, ये सैंपल है कि उस फैंस, तमाम फैंस में से क्या किया, कुछ लोगों को निकाल लिया हमने, और वो स्पेसिफिक क्या है, वो उनको पसंद है या वो मौजूद होते हैं कहाँ पे, स्टेडियम के अंदर, तो वो सैंपल आपका बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज के, हु विजिट कॉलेज फॉर लेक्चर्स, मतलब अब ये इसका हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले ली स्कूल के हिसाब से, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, और ऐसे लोग जो सिर्फ जाकर क्लास लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हमारे जो कॉलेज जाकर क्लासेस लेते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, वो सैंपल हैं। लेकिन पूरे ओवरऑल का अगर हम कंसिडर करेंगे तो पॉपुलेशन कहलाएगी वो, ठीक है। सिमिलरली ये देखें, ऑल पीपल ऑफ द कंट्री, ये क्या है, पॉपुलेशन है। लेकिन इसका एक पार्ट क्या है हमारा, लिविंग अब्रॉड, ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या होंगे वो हमारे, वो सैंपल कहलाएंगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। तो अब होता क्या है, समझे दोबारा से, मतलब मकसद क्या है पढ़ने का, पॉपुलेशन और सैंपल को। सिंपल सा ये मकसद है कि भाई हमने जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करनी है या प्रोसेस अप्लाई करना है, तो हम पॉपुलेशन पे अगर काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, उसका कुछ सैंपल बना लेंगे, ठीक है, और उसको सैंपल की मदद से फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, थिंग्स टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन क्रिएटिंग द सैंपल, ठीक है। अच्छा, क्या होना चाहिए, सैंपल साइज आपका इतना इनफ होना चाहिए कि आपके हर ग्रुप के लोग उसमें आ सकें, ठीक है। अब इमेजिन करें, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 26 करोड़ से भी ज़्यादा की है फॉर एग्जांपल। अब हमें हर किसी की एवरेज सैलरी निकालनी है, सही है, तो कितने लोगों से मालूम करेंगे हम 26 करोड़ में से, कितने लोगों से जाके कांटेक्ट करना और सर्वे करना नामुमकिन है। तो क्या होगा, हम बैठ कर उस बड़े डेटा से सारे ग्रुप्स निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उन तमाम ग्रुप्स के कुछ मेंबर्स ले लेंगे, ठीक है। तो लेट से मैंने कहा था मैं सैंपल बनाता हूँ 50,000 लोगों का, तो अगर मैं 50,000 लोगों का सैंपल बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि जितनी पॉपुलेशन के अंदर ग्रुप्स मौजूद है ना, वो सब के सब सैंपल के अंदर भी मौजूद होने चाहिए। जब भी जाके क्या होगा, मेरा डेटा सही तरीके से निकलेगा, और सिर्फ फिर मैं 50,000 लोगों से जाके जब मालूम करूँगा उनकी सैलरीज़ को और उसका एवरेज निकालूंगा, तो मैं उसको पूरे पाकिस्तान के आबादी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई मैंने निकाला तो 50,000 लोगों से ये डेटा,
ठीक है, लेट से एवरेज सैलरी आती 70,000 फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ पूरे पाकिस्तान की जो एवरेज सैलरी है 70,000 के अराउंड है, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं प्रॉपरली अपने तमाम पॉपुलेशन के ग्रुप्स को अपने सैंपल में कंसिडर करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड चीज़, रैंडम सिलेक्शन, हमने सिलेक्शन रैंडमली करनी है लोगों की, सही है, रैंडम सिलेक्शन करनी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ इलीट क्लासेस को रख लें या रिच पीपल को रख लें और बाकी मिडिल क्लास लोअर क्लास वालों को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और फिर वही पॉइंट आ गया कि मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का हर बंदा तो हम यहाँ पे नहीं ला सकते, लेकिन क्या होगा हमारा कि जितने भी हम लोग कंसिडर करेंगे वो एटलीस्ट पॉपुलेशन को शो कर रहे हैं। मतलब कहने का ये, लेट से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के जो सबसे रिचेस्ट पीपल हैं, फॉर एग्जांपल रिचेस्ट पीपल वो हैं लेट से 1 लाख, फॉर एग्जांपल सबसे रिचेस्ट, जिनके पास सबसे ज़्यादा मालो दौलत है, 1 लाख के करीब है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उनमें से गिने चुने लोगों को ले लेंगे, सबको नहीं लेंगे, गिने चुने लोगों को ले लेंगे, सैंपल ये बना रहे होंगे, सही है। तो इतना हमारा काफ़ी होगा, इतना हमारा करना काफ़ी होगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे, हम लोअर क्लास से भी कुछ लोगों को कंसिडर करेंगे। अब लोअर क्लास की बात करें तो पाकिस्तान में गरीब ज़्यादा है, ठीक है, मतलब गुर्बत ज़्यादा है, तो मतलब पुअर जो लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ये जो पुअर लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमें पुअर लोगों को भी प्रॉपर तरीके से इसमें हैंडल करना है, सही है। तो बस यही लिखा हुआ है कि मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से वो शो कर रही हो सैंपल जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। चलें ज़रा इसको देख के बताइए, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़ा था ना हमने ये वाली चीज़, देख के बताएं इसको ज़रा जल्दी से। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से या स्टेट्स के हिसाब से डेटा की बात हो रही है कि कितने टाइप का डेटा होता है। मेनली 2 टाइप का डेटा होता है, कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव, और दूसरा न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव। ये हमारा डेटा होता है मेन डेटा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फिर कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, नॉमिनल, ये नॉर्मल नहीं है, नॉमिनल डेटा। नॉमिनल मतलब किसी भी नाम का डेटा, किसी भी नेम रिलेटेड डेटा जो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉमिनल डेटा, मतलब जिसके अंदर हम कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, वो नॉमिनल डेटा है। और ऑर्डिनल क्या है, जिसको हम ऑर्डर दे सकते हो। अब लेट्स मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 4 वर्ड बताता हूँ, मैंने कहा लेट से लैपटॉप, ठीक है, माउस, कीबोर्ड और माइक, 4 मैंने आपको वर्ड्स बताए। तो इसमें कोई ऑर्डर मिल रहा है क्या, मतलब क्या ज़रूरी है कि मैं इसको किसी ऑर्डर में बोलूँ, या मैं इसको किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ, या वो अरेंज हो सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा, 4 वर्ड्स हैं सिंपल, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, माइक, 4 वर्ड्स हैं। तो क्या इनके दरमियान कोई ऑर्डर मौजूद है कि पहले ये वाला वर्ड बोलना चाहिए या इसको रखना चाहिए फिर इसको रखना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा आपका क्या कहलाता है, नॉमिनल डेटा। अच्छा, दूसरा डेटा क्या है, ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डर जिसमें मौजूद हो। अब लेट्स मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास 5 वर्ड्स हैं, गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी बैड, बैड, ठीक है, और नॉर्मल। ये आपके पास 5 वर्ड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रैंडम वर्ड्स लिखता हूँ मैं। चलें बताएं, क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर हो सकता है हमारा? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सही है। अच्छा, किस तरह अरेंज कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि इसको हम पहले बोल देते हैं वेरी बैड, ठीक है, फिर बैड, फिर नॉर्मल, फिर गुड और फिर वेरी गुड। तो इसमें एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, ठीक है, या क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें 2 चीज़ें, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट के अंदर पॉइंट्स में बात नहीं आती,
एग्जैक्टली पूरे नंबर से हमें बात करते हैं। अब लेट से मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि भाई लेट से 10 प्रॉपर चेयर्स मौजूद है, लेकिन एक टूटी भी है, तो उसको मैं क्या 10.5 चेयर कंसिडर करूँगा, आधी चेयर कंसिडर करूँगा नहीं, या तो मैं कंसिडर करूँगा या तो नहीं करूँगा, ये तो सही है, लेकिन पॉइंट के साथ बोलना समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट से कि किसी कंपनी के अंदर 20 लोग काम करते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा आ गया इंटर्नशिप पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी कंपनी के अंदर 20.5 एम्प्लॉय हैं, नहीं ना, पूरा वर्ड होगा 21, ठीक है, 21 बोला जाएगा, तो कंसिडर करें उस लड़के को या तो हटा दें, ये तो सही है, लेकिन इतने इस तरह बोलना ये कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा होता है जिसके साथ आप पॉइंट नहीं लगा सकते। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, आपके पास पॉइंट वाला डेटा आ जाता है, जैसे हाइट हो गई, सही है, हाइट हो गई, वेट हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, जैसे हम कन्वर्जन करते हैं, लेट से यूएसडी से पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्जन करते हैं, पॉइंट में हमें आंसर देखने को मिलता है, तो ये सब के सब क्या है, कंटिन्यूस डेटा जिसमें हमें पॉइंट में आंसर देखने को मिल जाता है। सही है यहाँ तक? चलें, अब हम इस चीज़ को पहले बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक या आज लास्ट टाइम होगा, क्योंकि स्टेट्स का पार्ट है ये और हमें उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या होती है, किसी के माइंड में है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल पॉइंट निकालना, डेटा का सेंटर निकालना, क्या करना, डेटा का सेंटर निकालना, ये कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या होता है इसके अंदर, समझें कि हम जो है ना डेटा का सेंटर निकालते हैं, क्यों, ताकि हम डेटा के सेंटर को निकालने के बाद क्या कर सकें, एक जनरलाइज बात कर सकें, क्या कर सकें, एक जनरलाइज बात कर सकें। अब लेट से आपने ये बात सुनी होगी, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की आबादी में जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो यंगस्टर्स का है, मतलब पॉपुलेशन के अंदर कंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, जवान लोगों की है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला जाता है, हालांकि अगर देखें तो मतलब सभी देखने को मिलेंगे, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सब देखने को मिलेंगे, लेकिन क्यों बोला जाता है कि जवान मिलेंगे, क्यों, क्योंकि तमाम लोगों को कंसिडर किया गया होगा, पॉपुलेशन सैंपल जिस भी लिहाज से कंसिडर किया गया होगा, और उनकी मीडियन या मीन एज निकाली गई होगी, मतलब उनकी एज का सेंटर पार्ट निकाला गया होगा। ये बात समझ रहे हैं? लेट से अगर हम अपनी तमाम एज को कंसिडर कर लें तो किसी की आ रही है 20, किसी की आ रही है 22, किसी की आ रही है 24, किसी की 15, किसी की 17, इस तरीके से डिफरेंट एज आ रही है। हम क्या करेंगे, उसका सेंट्रल पार्ट निकालेंगे, ये टेक्निक्स नीचे लिखी हुई है, डिस्कस करते हैं इसको, हम उस पूरे डेटा का सेंट्रल पार्ट निकालेंगे। अब लेट से सेंट्रल पार्ट जिसका निकल आता है 19 साल फॉर एग्जाम्पल, तो हालांकि एज ऊपर नीचे है हमारे पास, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो डेटा की जो मीडियन एज आई है, जो मिडिल एज आई है, वो कितनी है, 19 साल। ठीक है, तो हम इसी वजह से क्या बोल सकते हैं कि हमारी क्लास में ज़्यादातर यंग लोग मौजूद हैं, समझ रहे हैं? तो पॉपुलेशन के अंदर भी ये वाला सिनेरियो है कि सबकी एज निकाली गई, सबकी, जितने भी लोग हैं। ठीक है, और बल्कि गवर्नमेंट के पास तो क्या होता है, CNIC मौजूद होता है, जिसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ का जिक्र होता है, तो अगर वो चाहे करंट डेट को माइनस करके वैसे भी हमारी क्या निकाल सकती है, इजीली एज निकाल सकती है, ऐसे ही है ना। तो उसने क्या किया, एज निकालने के बाद अगर उस एज का डेटा, उस एज डेटा का सेंटर पॉइंट निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, तो फिर वो क्या बोलेगी, भाई हमारी पॉपुलेशन, मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो किसका है, वो जवान लोगों का, यंगस्टर्स का है। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो अब क्या टेक्निक्स है हमारे पास जिसकी मदद से हम वाला काम कर पाते हैं, मीन, मीडियन और मॉड। सही है, तो मीन का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि मीन हमारे पास किस तरीके से काम करता है। सिंपल आपने सम करना होता है, सम करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको मीन निकल जाता, डेटा का सेंटर निकल आएगा। लेकिन मीन का मसला कहाँ होता है, जल्दी से बताएं, मीन का मसला कहाँ आता है, मीन हमें कब गलत वैल्यू बताता है, आउटलायर ही है। अगर डेटा के अंदर आउटलायर आ गया फिर तो सारा मीन ख़राब हो जाएगा। अब सोच के देखें ना, जो नॉर्मल एज है पाकिस्तानी हिसाब से अगर बात करें, नॉर्मल एज कितनी होगी, 60 साल, 70 साल, ये चलिए 80 साल कंसिडर कर लें, 80 साल से ऊपर रियली लोग जाते होंगे। ठीक है, जाते होंगे लेकिन रियली जाते होंगे, सही है। लेकिन अब अगर किसी की एज रेट से आ गई 150, ठीक है, कंसिडर कर लें, अब
आई एम नॉट श्योर कितनी किसी की एज है या नहीं है, लेकिन सुनने में आया था कि एक दो मरतबा कि गांव देहात साइड पे जो बुज़ुर्ग होते हैं पुराने ज़माने के, उनकी 110 साल 115 साल 20 साल तक की उनकी एज होती है। गाँव में होता है, मेरे हाँ। दादा की भी इतनी है, अच्छा लेकिन वो बहुत हो गए थे, लगभग 105 साल। अच्छा अभी मेरी दादी की भी एज 102 है। अच्छा वो अभी जिंदा नहीं है, अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी हड्डी कट गई। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो अच्छा सही। तो खैर मतलब इस तरह की एज होती है, ठीक है। लेकिन अब 150 होना नॉट श्योर कि इस तरह जाते नहीं जाते, लेकिन इमेजिन कर लें कि एक दो लोग इस तरह के आ गए, हो सकता है भाई, पॉसिबल है। अगर देखें ना, हम लोग तो 80 क्रॉस करना नहीं मतलब हमारे माइंड में आता, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे 105 107 एज का पता चल रहा है, सही है। तो हो सकता है कि भाई मतलब कोई पुराने ज़माने के हों बहुत, और वो अभी भी इस तरह की एज में हों 130 140। तो इमेजिन कर लें कि नॉर्मल जो एज का डेटा है ना वो होता है 70 80 या बहुत ज़्यादा वो 90 तक चला गया। लेकिन अगर कोई ऐसा एक कुछ डेटा पॉइंट्स आ गए एक दो जिसके अंदर हमें एज पता चल रही है 150 140 135, तो ये क्या होंगे, ये कंसिडर होंगे आउटलायर्स, ठीक है। और क्या होंगे फिर हमारे पास, वो डेटा का मीन उठा के ख़राब कर देंगे सारा, सही है। और फिर आपको गलत वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर मीडियन कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालते हैं? मीडियन निकालते हैं। और आपको पता है ना मीडियन किस तरह निकलता है, या करके बता दूँ एक मरतबा? हाँ भाई जल्दी से बताएं, मीडियन का बताएं। चले यहाँ देखें मीडियन किस तरह होता है। लेट से हम एज की बात करें, एज यहाँ पे रख लेते हैं। मैं अच्छा सीक्वेंस में लिखूँगा। मीडियन में क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एज को। तो मैं फ़िलहाल खुद से ही एक रैंडम एज कंसिडर करते हैं और उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। लेट से एक एज है हमारी 12, एक आ गई 13, एक आ गई 15, फिर आ गई 16, फिर से 16 आ गई, फिर 19, 21। मिडिल पॉइंट भी होता है ना, जब आसपास की सारी वैल्यूज एकदम सेम हो बीच में की वैल्यू, तो वही मीडियन है। बिल्कुल लेकिन जो बीच में दो आ जाती हैं, फिर उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। बिल्कुल, ये मीन होता है आपका, ठीक है। 23, लेट से 25, 29, ठीक है। कितनी वैल्यूज बन रही है कि नहीं? 10 बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर की दो वैल्यूज कंसिडर कर लेंगे। लेट से मैंने क्या किया, यहाँ से एक कैंसिल किया, यहाँ से एक कैंसिल किया, ठीक है। मीडियन निकालने का सबसे सिंपल तरीका, यहाँ से एक उड़ाएं, यहाँ से एक कैंसिल करें, यहाँ से एक कैंसिल, एक कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये दो बचे, ठीक है। इनको नहीं कैंसिल करना, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। मीडियन नहीं कर सकता। तो इन दोनों को सम करेंगे, 16 + 19 कितना हो जाएगा? 35। डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ गया? 17 पॉइंट, हाँ 17.5, ठीक है। 17.5। तो एज कितनी आ गई? 17.5, ये आपकी आ गई 17.5। लेकिन लेट से इसको हम चूँकि पॉइंट में एज को नहीं बताते, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 18 बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है भाई, हमारे डेटा के हिसाब से जो मीडियन एज है वो कितनी है? 18 साल है, सही है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की पॉपुलेशन के सारे नंबर्स को रखा गया होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और उसका मीडियन निकाला गया होगा, मीन नहीं निकाला गया होगा, क्योंकि आउटलायर्स मौजूद होंगे लाजमी, ठीक है। ऐसे लोग भी होंगे कि जिनकी बहुत कम एज के अंदर इंतकाल हो गया होगा, जैसे होता है, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनका इंतकाल हो जाता है। और ऐसे भी होंगे जिनकी काफ़ी एज हो जाने के बावजूद भी वो माशाल्लाह ज़िंदा होंगे, सही है। तो वो आपके आउटलायर्स होंगे, तो इसीलिए हम मीडियन को ही तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपकी मीडियन क्या निकल के आई? 18 आई। अच्छा इमेजिन करें अगर मैं यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा दूँ, लेट से 12 के साथ साथ मैंने एक पीछे 10 भी लिख दिया, तो अब क्या होगा? अब मुझे डायरेक्ट मीडियन नहीं मिल जाएगा। किस तरीके से? वही कैंसिल करें, यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, ये यहाँ से गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये और ये, अब 16 रह गया। तो मीडियन एज का पता चली हमारी 16 हो गई, ठीक है। तो मीडियन हमें क्या मिलता है? आउटलायर हो या ना हो, हमें मीडियन का डेटा सही मिलता है, मीडियन का सही डेटा मिलता है एज का, ठीक है। अच्छा फिर मोड में क्या होता है? बिल्कुल
मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, बल्कि हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। ये जो मैंने डेटा लिखा है इसमें आप लोग खुद देख के बताएं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू उसमें कौन सी आ रही है, 16 आ रही है। तो हमारा मोड क्या होगा यहाँ पे, 16 होगा। अच्छा, मोड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पांडा से हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो आपका मोड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला। अभी हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी, इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करी, मीन, मीडियन, मोड, सही है। अब ज़रा एक सिनेरियो समझा ज़रा। लेट्स से मेरा डेटा है और उस डेटा में ना कुछ ये पॉइंट्स हैं, 0, चलें ज़रा बताएं इसका मीन क्या निकलेगा, मीन निकाल के बताएं। क्या आएगा, 0 या 1, सोचें। 0 आएगा। तीनों को सम करेंगे ना, -20 + 0 + 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 0 डिवाइड बाय 3 तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब हालांकि डेटा तो है ना भाई, ये लेट से कि क्या बोल रहे हैं, मतलब इमेजिन करें किसी भी चीज़ का डेटा है ये, ठीक है, लेकिन इसका मीन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हालांकि ये तो गलत पता चल रहा है हमें आंसर, सही है। तो यही मसला होता है हमारे साथ कि कुछ डेटा ऐसा होता है कि उसके ना हम सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकाल पाते उसकी। कुछ इस तरह का डेटा होता है जिसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालने जाते तो हमें 0 मिल रही होती, हालांकि डेटा मौजूद है, उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, लेकिन जब हम उसकी मीन, मीडियन, मोड पे निकालने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इससे तो हमें डेटा कुछ आइडिया ही नहीं हो पा रहा। देखें, जो हम ये जो पढ़ते हैं ना चीज़ें, मीन, मीडियन, मोड, ये डेटा को समझने के लिए, तो अगर मुझे मीन ही 0 मिल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा उससे, तो फिर क्या करते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की तरफ जाते हैं। कहाँ आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो हमें ये बताता है कि हमारा डेटा कितना डिस्पर्स हुआ हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, हमें ये बताता है, हाँ फैला हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाती है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास, एक तो रेंज निकालते हैं हम, और एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस पर हम आते हैं, रेंज को डिस्कस करते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ना, बिल्कुल, और एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी होता है, ठीक है। देखते हैं इन सबको। रेंज क्या होती है ज़रा बताएं, रेंज किस तरह निकलती है, एग्जैक्टली क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम हम कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये जो आपके पास 20 लिखा हुआ है, ये मेरा क्या मैक्सिमम नंबर है। अगर मैं इसको लिखूँ मैक्सिमम माइनस फॉर्मूले का होता है, और मिनिमम कितनी वैल्यू मेरे पास, -20, दोबारा से लिखूँगा मैं, साइन के साथ उठाना है, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 40 सम हो गया 40 हो जाएगा। तो मेरा जो डेटा डिस्पर्स हुआ है कितनी वैल्यूज़ के अराउंड डिस्पर्स हुआ है, 40 वैल्यूज़ के दरमियान मेरा डेटा स्प्रेड हुआ है, समझ रहे हैं, ये आपकी रेंज होती है। लेकिन अगेन मसला क्या है, रेंज के अंदर अगर आउटलायर आ गया, अगर इसमें भी आपका आउटलायर आ गया तो क्या हो जाएगा, डेटा ख़राब कर देगा सारा, ठीक है। तो आउटलायर के हिसाब से रेंज आपका सही काम नहीं करता। फिर क्या देखते हैं हम उसके बाद, वेरिएंस देखते हैं। वेरिएंस मतलब क्या होता है, वही होता है तकरीबन, वेरिएशन होता है इसका मतलब वैसे तो, ठीक है, लेकिन निकालने का तरीका डिफरेंट होता है, निकालने का तरीका इसका डिफरेंट होता है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, ज़रा यहाँ पे देखें, ये मेरे डेटा पॉइंट्स है 3, 2, 1, 5, 4, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये लिखा हुआ है, x माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बता दो, सही है, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल। तो हमने क्या करना है, हर नंबर को उसके मीन से माइनस करना है सबसे पहले, बिल्कुल, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, ठीक है।
तो देखें यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है आपका, इन सबको सम करें जरा जल्दी से। ये मेरा डेटा एक्चुअल, इसका सम करें। 3 + 2 कितना हुआ? 15 हो गया। इसका मीन निकालें कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा ना। 15 सम आया डिवाइड बाई 5, तो 5 3 15, 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें x - x मतलब हर वैल्यू को हमने 3 से माइनस किया, तो 3 तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, लेकिन ये जो 3 ये सेकंड वाला ये मीन है हमारा। तो 3 - 3 क्या बचा भाई? 0। 2 - 3 कितना बचा? -1 बचा। 2 - 3 कितना बचा? -1, लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया, समझ रहे? उसका स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली 1 - 3 माइनस का 2 बचा, लेकिन स्क्वायर करने पे 4 हो गया, एंड सो ऑन। अब ये करेंगे तो वैसे ही 2 बचेगा पॉजिटिव, लेकिन इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने की वजह असल में यही है कि हम असल में वेरिएंस में ना स्प्रेड निकालना चाह रहे हैं। स्प्रेड कितना हुआ डेटा, तो अगर मैंने नेगेटिव नंबर को भी कंसिडर कर लिया तो क्या होगा? स्प्रेड मेरा पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? फिर देखिए, नेगेटिव नंबर को अगर मैं सम करूँगा ना, अगर नेगेटिव नंबर को अपने पास डेटा में ऐड करूँगा तो ऐड होने की वजह वो क्या होंगे? माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे नेगेटिव नंबर। सही है, तो हमें नेगेटिव नंबर को माइनस नहीं करना, उनको भी हमने डेटा के अंदर रखना है ताकि मुझे डेटा का टोटल स्प्रेड पता चले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म को इंक्लूड करते हैं कि हमने स्क्वायर कर देना ताकि हमें डेटा का टोटल स्प्रेड पता चल जाए। सही है, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, ये वैल्यूज़ आ गए। अब ज़रा इनको सम करें, कितना बचा? 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 को डिवाइड करेंगे फिर किसके साथ? 5 से। हाँ, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 2 आ गया। तो वेरिएंस कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा के अंदर एक वेरिएशन है, वेरिएंस वो कितना वेरिएंस है? 2 है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात, वेरिएंस जो है ना इतना कोई फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि असल में इसके ऊपर इतना हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखें ना, मुझे आप बताएं एक चीज़, आपने कहा, आप जैसे आटे वाले के पास गए या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे गए, आपने कहा मुझे आटा या चावल दे दो, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे उसको कि लेट से आपने 10 किलो का ख़रीदना है, मतलब क्या बोलेंगे, बॉक्स ख़रीदना है लेट से, तो आप क्या ये बोलेंगे कि मुझे 10 किलोग्राम स्क्वायर का एक आटा दे दो? नहीं सेंस बनाएगा, ठीक है? या आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी भी शॉप पे लिक्विड, किसी मतलब तेल लेने या किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? लीटर क्यूब, मतलब या स्क्वायर, सेंस नहीं बना रहा। तो वेरिएंस जो है ना, आपका वेरिएंस के साथ यही मसला है। हमने जो स्क्वायर किया है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, अब हमारा यूनिट हिल गया। यूनिट हिलने का मतलब क्या है कि मेरी जो अब मतलब कैलकुलेशन है ना, उसका जो भी यूनिट होगा उस पर स्क्वायर आ गया है, उस पर क्या आ चुका है? स्क्वायर आ चुका है। तो वेरिएंस अब हम सही से यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर वेरिएंस क्या यूज़ करते हैं हम? स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करके डेटा को, स्प्रेड को देखते हैं हम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? सिंपल है, जो भी हमने वेरिएंस निकाला है ना, उस पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आपका अंदर आ जाएगा वेरिएंस VAR करके। सही है, और आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएगा? जिस स्क्वायर रूट है, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीनिंगफुल मतलब पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर मैंने जो वेरिएंस आया था वो 2 आया था, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो क्या आएगा उसका आंसर? 1.41 आएगा। ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करता हूँ, 2 डबल स्टेरिस्क 0.5, 1.41 आ रही है वैल्यू। सही है, तो क्या मतलब हो रहा है? अब इसका समझें कि मेरा जो डेटा है ना, ये जो डेटा है वो 1.41 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ हुआ? स्प्रेड हुआ हुआ है। 1.41 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें स्प्रेड मौजूद है। समझे दोबारा, 1.41 स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें स्प्रेड मौजूद है, इस तरीके से इसको बोला जाएगा। ठीक है, जो कि एक छोटी वैल्यू है, मतलब इतना ज़्यादा डेटा स्प्रेड नहीं हुआ होगा। सिंपल ये समझ लें, अगर ये कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल समझ लें कि जितना छोटा नंबर होगा ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, उतना स्प्रेड कम है। जितना ये नंबर बड़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, उतना क्या होगा? मेरा डेटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। अब आप मुझे खुद देख के बताएं कि नंबर्स किस तरह के, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, क्लोज है, करीब नंबर से, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रही है।
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बहुत बड़ी होती तो हम ये बोल सकते थे कि हमारा डेटा क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें स्प्रेड मौजूद है। तो कितना मौजूद है, हम बोलते हैं लेट्स से 10 स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरा डेटा स्प्रेड हुआ है, या 10 स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे डेटा के अंदर स्प्रेड मौजूद है, ये इसका सेंस बनता। ठीक है, खैर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी होती, हमें सिर्फ इसका सेंस मकसद है, हमें समझ आना चाहिए। ये सब का सारा काम हमारे पास बहुत पावरफुल फंक्शंस मौजूद हैं जो हमें करके दे देते हैं। ठीक है, हम पांडास के अंदर इसको देख चुके हैं। चलें, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये अगर आपको सिंपल समझाऊं तो इसको इस तरह समझें। लेट्स से मेरे पास एक एज कॉलम है, एक कॉलम है हाइट का। ठीक है, एक कॉलम है एज का, दूसरा कॉलम है हाइट का। अब लेट्स से मेरी एज की जो मीन वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 18 ईयर्स आई है। एज की मीन वैल्यू आई मेरे पास 18 ईयर्स, सही है। और हाइट की जो मीन वैल्यू आ रही है वो आ रही है लेट्स से 5.3 फीट, सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या मैं इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर कर सकता हूँ इस मीन के बिहाफ पे? नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब मैं किस तरह से कंपेयर करूँ, मैं क्या बोलूँ कि मेरी जो एज 18 है और जो हाइट है इनके दरमियान कोई रिलेशन या किस तरीके से मैं इनको कंपेयर करूँगा, नहीं कर सकता मैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सही है। जैसे इसको इस तरह समझें कि एक बंदे के पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और एक बंदे के पास साइकिल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्या कंपैरिजन होगा, अलग अलग क्वांटिटी है ना, अगर क्वांटिटी नहीं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर कार्ड्स ही की बात हो रही होती तो समझ आता हाँ भाई एक के पास 3 है तो दूसरे के पास 5 है या 10 है, कंपेरिजन सेंस बनाता कि हाँ यार जिसके पास गाड़ियाँ ज़्यादा है ना वो थोड़ा ज़्यादा मतलब रिच है या वो थोड़ा ज़्यादा वेल्दी है, सेंस बना रहा है कि हाँ भाई सेम क्या बोलेंगे, सेम चीज़ का आप कंपैरिजन करें तो सेंस बना रहा है। लेकिन अगर आप डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, लेट्स से साइकिल का गाड़ियों के साथ, या किसी पास हेलीकॉप्टर्स हैं वो कंपेयर कर रहा है गाड़ियों के साथ, कार के साथ कंपेयर कर रहा है, सेंस नहीं बनाएगा। हाँ एग्जैक्टली, कैटेगरी सेम होनी चाहिए। तो अगर आपने कुछ इस तरह का कंपैरिजन करना हो जो कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी से अप्लाई होना चाहिए, तो बेसिकली फिर वो हमारा सिंपल मीन वहाँ पे काम नहीं करता, ना वहाँ पे हमारा सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन काम करता है, कुछ भी सिंपल चीज़ वहाँ पे काम नहीं करती। वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं फिर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्या बोलते हैं इसको, सीवी बोलते हैं। क्या क्या लिखा हुआ पढ़ें जरा, द सीवी इज़ द रेशो ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मतलब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उस कॉलम की। लेट से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, सही है, तरीका आपको मालूम हो गया किस तरीके से निकालना है। इसके मैं एज की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा और इसके मीन से डिवाइड कर दूंगा, सही है। फिर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी एज की, सही है। और सिमिलरली काम क्या करूँगा, मैं यही काम करूँगा हाइट के लिए, हाइट की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मीन से इसको डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, एक आंसर आ जाएगा। तो अब जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं ना, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद ये नंबर आया 3 और ये आया 2, सही है। पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद ऊपर का नंबर आया 3, नीचे का नंबर क्या आया, 2 आया। तो क्या समझ आ रहा है इससे ये समझ आ रहा है कि हमारी जो एज है ना उसके अंदर स्प्रेड ज़्यादा है कंपेयर टू हाइट, समझे। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या यूज़ हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो एज का डेटा है उसमें ज़्यादा स्प्रेड मौजूद है, उसके अंदर ज़्यादा दूर दूर वैल्यूज़ मौजूद हैं कंपेयर टू द हाइट। हाइट के अंदर भी डेटा के अंदर स्प्रेड मौजूद है लेकिन कम है रिलेटिवली एज से, समझ रहे हैं। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में या डिफरेंट
फीचर्स के अंदर कंपैरिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ किया जाता है। सही है, समझ आ रही है भाई ये चीज़? पढ़े जरा इसको एक नज़र। हाँ भाई, तो नहीं समझ आया तो बस सिंपल ये रखें कि अगर हमें डिफरेंट फीचर्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में जब कंपैरिजन करना होता है तो हम फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं। और कंपैरिजन से पता क्या चलता है कि भाई किसी क्वांटिटी में ज़्यादा स्प्रेड है या कम है। तो जैसे अगर मैं इसको 3 बोल रहा हूँ, अगर इसको 2 मान रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 CV, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला हमने CV, तो 3 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाली जो वैल्यू है इस डेटा में ज़्यादा स्प्रेड है, इसमें ज़्यादा डेटा स्प्रेड हुआ है जगह जगह, लेकिन ये जो हाइट वाला है इसमें कम स्प्रेड मौजूद है। ठीक है, हाइट का डेटा क्लोज है, मतलब जो आपने हाइट निकाली है, डेटा निकाला है, वो लेट से 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 करीब करीब वैल्यूज़ मौजूद है, जबकि एज के अंदर क्या बहुत दूर दूर वैल्यूज़ मौजूद है। 18, फिर 20 मिल रही है, फिर 30 मिल रही है, फिर 40 मिल रही है, फिर पीछे आ जाए तो 11 मिल रही है। काफ़ी बड़े स्प्रेड हमें मिल रहे हैं देखने को। ठीक है, तो ये हमें इसका आइडिया हो रहा है। अच्छा, क्वांटाइल्स ये बहुत पढ़ा है हमने, अब एक और मरतबा इसको पढ़ेंगे फाइनल टाइम, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वांटाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्वांटाइल्स आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज्ड टू डिवाइड अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इनटू इक्वल साइज्ड ग्रुप्स विद ईच ग्रुप कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपल ये समझें तो भाई क्वांटाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सही है, अब लेट से हमारी एज का डेटा है, इसको अगर मैं चाहूँ तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ। सही है, या अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। ये मुझ पे ऊपर है, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, लेकिन सिंपल आपके पास क्वांटाइल्स क्या बताते हैं कि आप अपने डेटा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करें, आपको वो ये बताता है। सही है, चलें। क्वांटाइल्स आर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, कि डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। जिस तरह हमने ग्राफ पढ़े थे, आपको याद होगा स्ट्रिप प्लॉट था, स्वाम प्लॉट आ रहा था हमारे पास, बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का मतलब कि किस तरीके से डेटा स्प्रेड हुआ हुआ है, किस तरह का डेटा हमारे पास ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, यह हमें आइडिया होगा इसकी मदद से। तो हम समराइज़ कर सकते हैं डेटा को, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डेटा सेट्स को, और आउटलायर्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी मदद से, क्वांटाइल्स की मदद से। ठीक है, अब क्वांटाइल्स के अंदर ना डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं डेटा को स्प्लिट करने की, या डेटा को तोड़ने की। पहली क्या है, क्वांटाइल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। बॉक्स प्लॉट हमने पढ़ा है, बॉक्स प्लॉट याद है? तो ये बॉक्स प्लॉट से रिलेटेड काम है हमारा, क्वांटाइल्स की बात हो रही है। ये क्या करते हैं क्वांटाइल्स, ये देखें क्वार्टाइल्स, नाम जरा समझे, क्वार्टाइल्स, क्वार्टर से नहीं लगा, थोड़ा मिलता जुलता, क्वार्टर मतलब 4 पार्ट। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि क्या करेगा, हमारे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सही है, कौन कौन से पार्ट्स होंगे? Q1 है 25 परसेंटाइल, Q2 है 50 परसेंटाइल या मीडियन, और Q3 क्या है 75 परसेंटाइल, और इन दी एंड क्या होगा आपका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, पहले 25 परसेंटाइल, मतलब देखें इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका डेटा है, ये 100% डेटा मौजूद है।
आपने क्या किया, एक लाइन लगाई 25 परसेंटाइल बना दिया, तो 25 की लाइन है। एक और लाइन बनाई आपने, क्या किया उसको 50 बना दिया, 50 परसेंटाइल। एक और आपने पार्ट बनाया तो कितना हो गया 75 परसेंटाइल, ठीक है। लेकिन डेटा के कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4, सही है। तो यही बात हो रही है कि आपके 4 पार्ट्स में तोड़ देगा ये डेटा को। डी साइज मतलब 10 पार्ट में तोड़ेगा, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे। परसेंटाइल्स में क्या है कि आपके 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा, हर नंबर एक परसेंटाइल को शो करता है, तो 100 पार्ट्स में तोड़ देगा ये। और क्विंटाइल्स क्या है कि 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा, क्विंटाइल्स 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डेटा को तोड़ देगा हमारे, सही है। तो देखते हैं ज़रा कैलकुलेशन क्या होती है इसकी हमारे पास। थिंग्स टू रिमेंबर while calculating these measures, data should be in ascending order। जब भी हम क्वार्टाइल, क्वांटाइल, परसेंटाइल कुछ भी निकाल रहे हैं, हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, द प्रोसेस इन्वॉल्व फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। इसमें हम कर क्या रहे होते हैं, इसमें हम लोकेशन निकालते हैं डेटा की, कि भाई अगर मेरे पास ये नंबर है तो मैं कितने परसेंट पे खड़ा हूँ, सही है। वैल्यूज ऑब्जर्वेशन में नोट बी द एक्चुअल वैल्यूज इन द डेटा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें जो आंसर मिल रहा होगा ना फॉर्मूलाज की मदद से, हो सकता है कि वो डेटा, वो आंसर मेरे डेटा में मौजूद ही ना हो, ये पॉसिबल है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल अदर टाइल्स कैन बी इजीली डिराइव फ्रॉम परसेंटाइल्स। अगर हमने डेटा को एक मरतबा परसेंटाइल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हम इजीली हर किस्म का क्या कर सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं उसमें से परसेंटाइल्स की मदद से। अब भले ही वो क्विंटाइल्स बनाएं या डी साइल्स बनाएं या कुछ और बनाएं। पढ़ें ज़रा इसको, पढ़ें क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं, समझते हैं। अ परसेंटाइल इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा सेट दैट फॉल बिलो अ पर्टिकुलर वैल्यू। परसेंटाइल हमने पढ़ा था, किसी के माइंड में क्या होता है परसेंटाइल? जी, परसेंटाइल हमने पढ़ा था, किसी के माइंड में है क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम 50 परसेंटाइल निकालते हैं और बताते हैं कि हमारा इतना परसेंट डेटा इस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे लाई करता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, पहले फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या है, PL परसेंटाइल वैल्यू है और परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स n+1। PL क्या है, डिजायर्ड परसेंटाइल वैल्यू लोकेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट और परसेंटाइल रैंक। अब देखिए करना क्या है, हमें मालूम करना है फाइंड द 75th परसेंटाइल स्कोर फ्रॉम द डेटा बिलो। लेट से आपको हो जाएगा कि आपका एग्जाम है, ठीक है। अब हमारी कोशिश क्या होती है कि हम अच्छी से अच्छी परसेंटेज लेकर आएँ, सही है। हमारा जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो हम क्या करते हैं, अच्छी तैयारी करके जाते हैं ताकि अच्छी परसेंटेज आए हमारी, ऐसे ही है। लेकिन आपको मालूम है परसेंटेज में एक मसला होता है। क्या मसला है वो? परसेंटेज में क्या मसला होता है? परसेंटेज हमारी इंडिविजुअल की होती है। हम अपनी परसेंटेज को देखते हुए अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब लेट से आपका टेस्ट हुआ, एक बंदे की आ गई लेट से 70% फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ उसको अपनी परसेंटेज मालूम है, सिर्फ अपनी परसेंटेज मालूम है, किसी और की मालूम नहीं है। तो क्या ख्याल है, अपने आप को क्या बोलेगा, वो अच्छा बोलेगा या क्या कंसिडर करेगा? सिर्फ परसेंटेज बोल के अपनी अच्छी इस तरीके से है कि आपको आपकी खुद की मतलब इसके अंदर राय शामिल है कि आपको ये अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छी तो उस टाइम होगी ना जब आप क्लास के टॉप पर आते हैं। अब आपको पता ही नहीं कि दूसरों की परसेंटेज कितनी है। नहीं, वैसे सही है आपकी बात कि 70% अच्छी कंसिडर होती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन के हिसाब से।
आपको इस नंबर की मदद से जी तो क्लास वालों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना, जिसकी परसेंटेज है उसके लिए। हाँ, अब देखें ना, अब बात को इस तरह समझें। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब कॉलेज का रिज़ल्ट अनाउंस होता है ना, तो इवन हमारे साथ जो क्लास में लड़के होते हैं उनका भी हमें परसेंटेज पता नहीं चल पाती। ऐसे ही होता है, बहुत सारे की पता ही नहीं चलती। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात होती फिर पता चलता है अच्छा भाई इसकी परसेंटेज तो मुझसे भी अच्छी आई है। समझ रहे हैं? इस सिनेरियो को समझें कि लेट से आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ और आपको पता चला आपको परसेंटेज मिली 70% और आपको अपने किसी भी दोस्त की परसेंटेज मालूम नहीं है। अब आप खुद तो सेटिस्फाइड हैं अपने लिहाज से कि यार अच्छी परसेंटेज मैंने उठा ली, लेट से अच्छी परसेंटेज उठा ली, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फाइड कब होते हैं कि जब आपके दोस्तों से अच्छी परसेंटेज आती है। ऐसे ही होता है ना जी। एग्जैक्टली, तो यही बताना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में ना कंपैरिजन वाला पैरामीटर नहीं होता, हम कंपेयर नहीं कर सकते परसेंटेज के बिहाफ पे। तो परसेंटाइल यहाँ पर आता है। परसेंटाइल क्या करता है, आपको बताता है सिर्फ आपके नंबर की मदद से कि आप कितने अच्छे परफॉर्म कर गए, आप कितने अच्छे परफॉर्म कर गए। अब लेट से जो अच्छे ग्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं ना, ओ लेवल और इस तरह के जो डिफरेंट होते हैं, ये परसेंटाइल बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लेट से अगर किसी की परसेंटाइल आ गई 70 परसेंटाइल आ गई, तो इसका मतलब क्या है 70 परसेंटाइल का? 70 परसेंटाइल का कि 70% लोग उससे नीचे हैं, ठीक है। उसके जो मार्क्स आए ना, मार्क्स पहले पता चले ना पता चले, मार्क्स पता नहीं चलते वैसे इतने आराम से, लेकिन समझें हम ये बोल सकते हैं कि 70% से ज़्यादा लोग नहीं, 70% के अराउंड जो लोग हैं उनकी जो मार्क्स आए, उनकी जो परसेंटेजेस आई हैं वो उस बंदे से नीचे हैं। समझ रहे बात को? और 30% जो लोग हैं वो उस बंदे से ऊपर के नंबर्स लेकर आए। सही है, सिर्फ एक ही नंबर से क्या हो गया, हमें ये डिफरेंस पता चल गया कि भाई ये वाला प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है यहाँ पर परसेंटेज में वाली चीज़ नहीं होती, ये मसला है, ठीक है। अब सवाल क्या है कि आपके पास ये मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपने पता लगाना है कि आप क्या मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपकी 75th परसेंटाइल बनेगी। समझे दोबारा, क्वेश्चन क्या है कि सारे मार्क्स आपको लिखे हैं 78, 82। लेट से आपको पता चला ये आपके ना सीनियर्स के मार्क्स हैं जो पहले आपके यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं यूनिवर्सिटी से। आपको पता चला कि उन्होंने ना इन सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स उठाए थे, ठीक है। और आपको अब माइंड में क्वेश्चन आया कि अगर मैं 75th परसेंटाइल उठाना चाह रहा हूँ तो मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे आपको यह अब पता लगाना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपने लेट से आपने बोला मुझे 90 परसेंटाइल पर आना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ऊपर जाना है, 90 परसेंटाइल पर आना है, तो आपसे नीचे कितने लोग होंगे? 90% लोग आपसे नीचे होंगे, मतलब उनके मार्क्स आपके मार्क्स से कम होंगे, और सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जिनके मार्क्स आपके मार्क्स से ज़्यादा होंगे। सही है, लेकिन आपको पता लगाना है कि अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको ये पता लगाना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? हाँ भाई, क्वेश्चन समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? चले आगे बढ़ते हैं। क्या करना होगा हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलें, तो क्या करना है, हमारी जो डिज़ायर्ड परसेंटाइल है वो क्या है? क्वेश्चन के मुताबिक 75 है, सही है। चलें, तो परसेंटाइल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। पीएल क्या है? बेसिकली परसेंटाइल लोकेशन वैल्यू, कि हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएल क्या है? द डिज़ायर्ड परसेंटाइल वैल्यू लोकेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटाइल की जगह
ये रख देंगे, ठीक है। हमने ये परसेंटाइल उठानी है। मैंने लिखा 75 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स किया n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से टोटल नंबर्स। कितने टोटल नंबर्स हैं ये? 10 है, 10 और प्लस 1 कर दिया। सही है यहाँ तक? PL आ गया लेफ्ट पर, तो हमने परसेंटेज निकालनी है। चलें, कितना हो जाएगा ये? 0.75। और ये कितना हो जाएगा? 10 + 1 11। सही है भाई? सॉरी क्या चीज़? 16 नहीं, कम हो जाएगी। 8.25 आ रही है। सही है? अच्छा, आप समझें, अगर आपको 75 समझें यहाँ पे, अगर आपको 75 परसेंटाइल उठानी है तो आपको 8.25 वाली लोकेशन में जो नंबर मौजूद है ना, उतने मार्क्स लाने होंगे। 8.25 लोकेशन में जो नंबर मौजूद है उतने मार्क्स लाने। अब क्या मतलब, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। चलें यहाँ देखें, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे कौन मौजूद है? 96। और 9 पे क्या है? 98। मतलब 0.25 इन्हीं के दरमियान लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 96 98 है ना। चलें समझें, ये किस पे? मेरा 8 नंबर पे। ये कौन से पे? 9 पर। सही है? और 0.25 कहाँ पर है? इसके दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस 0.25 को निकालना हमने बस। सही है ना भाई? देखें आंसर क्या मिला था मुझे? 8.25। तो ये जो इतना पार्ट है ना, वो तो मुझे ऑलरेडी मालूम है। ये रहा, समझ रहे? 0.25 वाला जो पार्ट है ना, मुझे ये नहीं मालूम, मुझे ये वाला मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? हम 8 और अगले नंबर को कंसिडर करेंगे 9, ठीक है। हमने उठा लिया 96 और 98। माइनस करें ज़रा, कितना आएगा? 98 माइनस 96 करें जी, 2 आएगा ना, 2 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा, मैं पहले लिख के दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले मुझे बताएं, ये चीज़ यही बनेगी, ऐसे ही है। अच्छा, 8 पे जो मेरा रैंक है वो कितना है? 96। मतलब परसेंट मार्क्स कितने? 96। अच्छा, अब 0.25 को मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूँगा 98 माइनस 96 के साथ। तो क्या मुझे मिलेगा? 96 प्लस टाइम्स 0.25 0.5 आ गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा? सब प्लस कर दूँगा। कितने मार्क्स आए भाई? 96.5। तो समझे, अगर मुझे वो 75 परसेंटाइल उठानी है, मुझे कितने मार्क्स चाहिए? 96.5 के अराउंड मार्क्स चाहिए। सही है? पहले हमारा डेटा सॉर्टेड था या नहीं था? 1 मिनट। सही, डेटा सॉर्टेड है, डेटा हमने सॉर्ट करना है। तो ये आपको आइडिया हो गया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पे पर्टिकुलर परसेंटाइल उठानी है तो आपको किस तरीके से उसकी मार्क्स की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। सही है? चलें ज़रा, आप लोग ये काम करें। अब ये आपके सामने स्क्रीन मौजूद है। अब मुझे निकाल के बताएं कि अगर एक बच्चा है, उसकी 50 परसेंटाइल आती है। कितनी आती है उसकी? 50 परसेंटाइल आती है। तो उसने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे? क्वेश्चन समझ रहे हैं?
एक स्टूडेंट है, उसकी 50 परसेंटाइल आई है, उसने कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे? बताएं ज़रा, चेक करके जल्दी से। कैलकुलेटर खोलें, अपने मोबाइल निकालें, बताएं सॉल्व करके। फाइव पॉइंट फाइनल आंसर बताएं, फाइनल। जी 92 कैसे? तुक्का नहीं लगा रहा, वो तो सही है। फाइनल आंसर क्या होगा? मार्क्स कितने आएंगे उसके? 91 है, पॉइंट पर इसके लिए हमने 92 सही है, सही है। तो 50 परसेंटाइल तक कितने मार्क्स उठा रहा है वो बंदा? 92 मार्क्स उठा रहा है, मतलब 92 मार्क्स उठेंगे उसके, तो जब जाकर उसकी 50 परसेंटाइल बन रही है, समझ रहे हैं? तो खैर ये आपको आइडिया देना था कि किस तरीके से हम परसेंटाइल अगर मालूम हो तो हम किस उसके मार्क्स की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सही है, लास्ट चीज़ आज की, फिर हम सेशन में यहीं पे रोक देंगे। अब लेट से आपने परसेंटाइल निकालनी है, सही है? आपके पास ये डेटा मौजूद है और आपने परसेंटाइल निकालनी है। आपने कहा कि भाई मेरे 94 मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आ गए? 94 मार्क्स आ गए। मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी इस पर परसेंटाइल कितनी बनी है, सही है? तो अब आप क्या करेंगे? जी 94 आपके मार्क्स आ गए और आपने कहा कि मुझे परसेंटाइल कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल है फार्मूला। क्या करेंगे आप? मुझे 1 मिनट दिया, कॉल आ रहा है। अच्छा भाई, सॉरी। तो क्या बोल रहा था मैं? 94 मेरे मार्क्स आ गए, मुझे निकालना है कि मेरी कितनी परसेंटाइल बनेगी। बहुत सिंपल है। 60 परसेंटाइल, ठीक है, देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। आपने क्या करना है, आपके मार्क्स क्या है भाई? ये वाले। आप क्या करेंगे? इससे नीचे वाले मार्क्स को कंसिडर करेंगे। कितने मार्क्स हैं आपके पास है टोटल? सम नहीं करना, काउंट करें, काउंट। 6 बन रहे हैं, 3 4 5 6। आप क्या करेंगे? 6 लिख देंगे। क्या आपके मार्क्स से नीचे, ना छोटा ही में लिख रहा है ये, खैर, तो 6 है टोटल, तो हमने लिखा 6 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स कितने? 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 टाइम्स 10 इज 60। तो आप बोलेंगे मेरी 60 परसेंटाइल बन रही है, समझ रहे? 60 परसेंटाइल बन रही है आपकी। और आंसर सही था जैद भाई वाला, कि इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? परसेंटाइल की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सही है? क्लियर हो रही है बात? अच्छा भाई,
हम बॉक्स प्लॉट 12 मरतबा पढ़ चुके हैं, ठीक है, 12 मरतबा नहीं 12, मतलब मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ चुके हैं बॉक्स प्लॉट, ठीक है। ज़रा बताएं क्या होता है, ये वही लिखा हुआ है सब कुछ, क्या चलें पढ़ लें पहले आप लोग, एक मरतबा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर समरीज का दूसरा नाम है, ठीक है, अब पढ़ें क्या बताता है। हाँ भाई बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें क्या लिखा है, अपने वर्ड्स में बता दें। डेटा सेट की समरी बता दें। सही है, न्यूमेरिकल डेटा सेट पे काम कर लो। सही है, और इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल 21% ये लोवेस्ट डेटा होता है, 25% डेटा। सही है, और दूसरा मीडियन वाला तो 50%, यानी लोवेस्ट 50 और हाईएस्ट 50 के अंदर उसको डिवाइड कर देता है, जो मीडियन है। और थर्ड क्वार्टाइल है वो 75% जो है लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, 25% जो हाईएस्ट डेटा है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है ना डेटा सेट की टेंडेंसी मालूम हो जाती है, वेरिएबिलिटी, मतलब डेटा किस तरह का है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, मीडियन कितना है। सही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो देखें होता क्या है, बॉक्स प्लॉट है ना, तो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, ये बॉक्स से स्टार्ट होता है इस तरीके से, ये बॉक्स है, इसके सबसे पहले इसको मीडियन की मदद से इसको हाफ कर दिया जाता है, मीडियन, ठीक है। तो लेट से इसका मीडियन सेंटर पे लाई कर रहा है, लेकिन लाजमी नहीं मीडियन हमेशा सेंटर पे लाई करे, हमने देखा था मीडियन हमारे कब समटाइम्स इधर भी लाई कर रहे होते थे, याद है ना, वर्टिकल प्लॉट्स हमने देखे थे, तो मीडियन हमारे बिल्कुल इधर या समटाइम्स इधर भी लाई कर रहे होते थे, सही है। तो खैर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सेंटर पे लाई कर रहा है, ये क्या वैल्यू मेरे पास 50% डाइल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 25% पे एक और लाइन बना दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 25% डाइल, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर हम राइट पे आ जाएं और राइट पे एक और लाइन बना दें 75% डाइल हो जाएगा, ठीक है। सही। और अब ये जो हमने फ़िलहाल बॉक्स की तरह दिखा दिया इसको, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये मैक्स होगा, ठीक है, और ये क्या होगा मिनिमम होगा, ठीक है। तो होता वो बॉक्स ही है पूरा, लेकिन क्या होता है उसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया जाता है, लेकिन हमने इसको किस तरह से पढ़ा हुआ है, हमने इसको इस तरह पढ़ा हुआ है, हम बोलते हैं कि भाई ये बॉक्स है, ठीक है, ये आपका 25% डाइल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर कहीं मीडियन होता है 50% डाइल, और ये क्या होता है आपका 75% डाइल होता है। फिर इसके बाद ये लाइन आती है आपकी, जो क्या होती है ये लाइन होती है मैक्स, और ये होती है आपकी मिन, सही है, ये आपकी मैक्स और ये मिन। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज़ होती हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको क्या नाम देते हैं, IU लिख देता हूँ, ये चले पूरा लिख देता हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR कहते हैं नॉर्मली, जिसका मतलब क्या है कि मेरा जो डेटा है वो 25% से लेके 75% तक की किस तरह
स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है मुझे, मतलब मेरा बहुत सारा डेटा कहाँ पर है, 25 से 75% के दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसका आइडिया हो जाता है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करनी थी हमने, लेकिन मुझसे शायद मिस हो गया है लेक्चर यहाँ पे फर्दर। तो इंशाल्लाह फिर इसकी कैलकुलेशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, हम डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर इसको यहीं पे ऑफ करते हैं।